अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बी अटेंटिव प्लीज। होप यू ऑल आर फाइन। बेटा एम के प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूँ और उर्दू ग्रामर की लेक्चर सीरीज का आज है हमारा लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर का टॉपिक है रमूज़े औकाफ। आज हम बात करेंगे रमूज़े औकाफ की। तो सबसे पहले अगर हम इन लफ्ज़ों के लुग़वी मानी की बात करें तो रमूज़ रम्ज़ की जमा है जिसके लुग़वी मानी है इशारा करना, और औकाफ जो है ये वक्त की जमा है जिसके मानी तवक्कुफ या ठहराव के हैं। चुनाचे जब हम रमूज़ औकाफ के मानी की बात करते हैं तो तवक्कुफ या ठहराव के लिए इशारे के हैं। रमूज़ औकाफ से मुराद वो अलामतें हैं जो तहरीर में एक जुमले को दूसरे जुमले से या जुमले के एक हिस्से को दूसरे हिस्सों से अलहदा करें। इन मुफीद अलामतों को बहुत से लोग ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल नहीं करते, हालांकि कलाम की वजाहत, मानवियत और सही ख्वानदगी के लिए इनका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। बेटे एक बात याद रखें कि लफ्ज़ रम्ज़ का क्या मतलब है। ये एक दफ़ा पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। तो रम्ज़ का जो लुग़वी मानी है वो इशारा करना है, और ये जो वक्फ है इसका मतलब तवक्कुफ या ठहराव है। तो इसमें ये तवक्कुफ या ठहराव का जो हमारे पास चीज़ें, जो हमारे पास मुख्तलिफ, जिनको हम इंग्लिश में पंक्चुएशंस बोलते हैं, मुख्तलिफ अलामतें जो है जो इन्हें हमें जो हमें इनके बारे में बताती हैं और जिनसे मेरा बेटा हमारी जो वो राइटिंग है उसका मेरा हम सही तरीके से एक कंटिन्यूटी के साथ उसको लेके चल सकते हैं। तो मैंने पहले भी ऊपर आपको बताया कि अब इसमें अगर हम इन अलामतों की बात कर लें, जिस तरह तहरीर में इजाफत की ज़ेर और तशदीद लगाना ज़रूरी है, इसी तरह रमूज़ औकाफ जिसको इंग्लिश में पंक्चुएशन कहते हैं कि अलामतें लगाना भी लाजमी है, क्योंकि अलामात वक्त की मदद से जहाँ कारी पढ़ने वाला इबारत को बड़ी रवानी और सहूलत के साथ पढ़ता चला जाता है और इबारत के मफहूम को भी बखूबी समझ लेता है, वहीं लिखने वाला भी सोच समझ कर कलम चलाता है। हरचंद उर्दू में रमूज़ औकाफ के तौर पर काफ़ी अलामतें इस्तेमाल होती हैं, ताहम तलबा के लिए दर्ज झैल बिलअमूम इस्तेमाल होने वाली अलामतों का सीखना अज बस ज़रूरी है। तो बेटे यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी जो पंक्चुएशंस हैं, जो सबसे अहम अलामात हैं या जिनका बड़ा फ्रीक्वेंट यूज होता है उर्दू ज़बान में, या जो सही लिखने के लिए आपको जिन अलामात का लाजमी तौर पर पता होना चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें जी, आपके सामने एक कॉलम है, यहाँ पे अलामत का नाम है और फिर आप देख लें कि उसका आगे इंग्लिश में नेम है। तो सख्ता या वक्फे खफीफ, कौमा जिसको मेरा बेटा बोलते हैं, कौमा को अगर हम कहें तो ग्रामर के अंदर जो सबसे छोटा वक्फा होता है, स्मॉलेस्ट पॉज इन ग्रामर इज कौमा। तो कौमा जो है ये मेरा बेटा सख्ता या वक्फे खफीफ। उसके बाद ये सेमी कॉलन हमारे पास आ गया। सेमी कॉलन की मेरा बेटा अगर हम बात कर लें तो सेमी कॉलन जो है बुनियादी, तो ये नीचे ये देख लें आप कि सेमी कॉलन की अगर हम बात करें तो सेमी कॉलन जो है ये एक मेरा बेटा डॉट होता है और उसके साथ जो एक नुक्ता होता है उसको हम सेमी कॉलन बोलते हैं, और ये वक्फा या निस्फ वक्फा होता है। और कॉलन जो है ये दो डॉट्स जो ऊपर नीचे होते हैं इनको हम कॉलन बोलते हैं। राब्ता या वक्फे लाजिम होता है। इसी तरह से फुल स्टॉप जो है खत्मा या वक्फे मुतलक होता है। इसी तरह से साइन ऑफ इंट्रोगेशन, सवालिया निशान, नदाइया या फिजाइया साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, और इन्वर्टेड कॉमास ये डबल कॉमास होते हैं, और ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको कोसेन बोलते हैं। तो ये अब वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये सबकी अलामतें जो है ये भी आपके सामने मौजूद है, इनका यूजेज भी डिस्कस करेंगे। सख्ता या वक्फे खफीफ, सख्ता जो है वो कौमे को बोलते हैं, और ये मेरा बेटा देखें ये कौमा का साइन है। ये अलामत तहरीर में सबसे कम तवक्कुफ के लिए इस्तेमाल होती है। सबसे छोटा वक्फा जो है वो हमारे पास क्या है, वो कौमा है, वो सख्ता है। जिस लफ्ज के बाद ये अलामत आए वहां कारी को बगैर सांस टूटे बिल्कुल जरा सी देर के लिए ठहरना चाहिए। कराची, हैदराबाद, कोयटा, मुल्तान, लाहौर और पेशावर पाकिस्तान के बड़े बड़े शहर हैं। ये देखिए कराची कौमा, हैदराबाद कौमा, कोयटा कौमा, मुल्तान कौमा, लाहौर और पेशावर। अब जब हम किसी नाउन्स वगैरह की लिस्ट बना रहे हैं तो नाउन्स को सेपरेट करने के लिए हम दरमियान में कॉमास यूज करते हैं और आखिरी से पहले हम और इस्तेमाल कर लेते
ہیں। اسی طرح سے بیٹے آپ دیکھ لیں دن ہو کے رات، یہ ایک فریز ہے اور اس کے بعد ہم نے کوما لگایا، سفر ہو کے حضر، خلوت ہو کے جلوت، انسان کو چاہیے کہ وہ کسی بھی لمحے اللہ تعالیٰ کو نہ بھولے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں جی وقفہ یا نصف وقف، سیمی کولن۔ سیمی کولن یہ دیکھیں، یہ اوپر جو آپ کے پاس کوما ہے اور نیچے فل سٹاپ ہے، سیمی کولن، اس کو میرا بیٹا نصف وقف بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اب کوما سے بنیادی طور پر بڑا وقفہ ہوتا ہے، لیکن یہ فل سٹاپ سے چھوٹا وقفہ ہے۔ یہ علامت سکتہ سے ذرا زیادہ ٹھہراؤ کے لیے آتی ہے۔ یہ علامت دو مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے: جب ایک طویل جملے کو چھوٹے چھوٹے جملے آئیں، جب ایک طویل جملے میں چھوٹے چھوٹے جملے آئیں، یا کسی جملے کے مختلف اجزاء پر زور دینا مقصود ہو۔ مثلا مولانا حالی کی مسدس یادگار غالب حیات جاوید۔ اب یہاں پہ دیکھیں مولانا حالی کی مسدس یادگار غالب حیات جاوید، یہ میرا بیٹا ڈیفرنٹ جو بکس ہیں ان کو کوما سے الگ کیا گیا، لیکن اس پورے کلاز کو جو ہے ہم نے سیمی کولن سے علیحدہ کیا۔ یہ ڈپٹی نذیر احمد کی توبۃ النصوح، مرات العروس، ابن الوقت اور مولانا شبلی نعمانی کی سیرت النبی الفاروق المامون پڑھنے اور بار بار پڑھنے کے قابل ہیں۔ اس کے بعد جو کرے گا سو بھرے گا، یہاں پہ آپ دیکھیں جو بوئے گا سو کاٹے گا، اور آنا تو خفا آنا، جانا تو رلا جانا، یہ میرا بیٹا کیا ہے، یہ بنیادی طور پہ ہم سیمی کولن جو ہے یہ کاز اینڈ ایفیکٹ والے سینٹینسز میں بھی یوز کرتے ہیں۔ یہ میرا بیٹا انگلش میں جو ہم کمپاؤنڈ سینٹینسز کو بولتے ہیں، جس میں دونوں انڈیپینڈنٹ کلازز ہوتے ہیں، اس میں بھی یوز کرتے ہیں۔ اب نیکسٹ آ گیا جی رابطہ یا وقف لازم کولن، یہ جو دو ڈاٹس ہیں ایک اوپر ایک اس طرح سے، آپ دیکھیں آپ اردو میں جب کوئی ہیڈنگ دیتے ہیں، انگلش میں کوئی ہیڈنگ دیتے ہیں، اپلیکیشن میں سبجیکٹ لکھتے ہیں نا، تو آگے آپ یہ کولن، ٹھیک ہے۔ اس علامت کا ٹھہراؤ وقفہ سے قدرے زیادہ ہوتا ہے، اس علامت کو وقف لازم بھی کہا جاتا ہے۔ اب میرا بیٹا یہ ایم سی کیوز کے وقف لازم کس کو کہا جاتا ہے؟ کولن کو، مطلب رابطہ یا اس کو رابطے کو کہا جاتا ہے، یا نصف وقت کو کہا جاتا ہے، یا سکتے کو کہا جاتا ہے۔ تو وقف لازم جو یہ کولن ہے، اس کا عام طور پر استعمال وہاں کیا جاتا ہے جہاں جملے کے سابقہ خیال یا بات کی تشریح یا تصدیق کی جاتی ہے، یا مختصر مقولے یا ضرب المثل کو بیان کرنا ہو۔ چونکہ تفصیلیہ کولن اینڈ ڈیش کی علامت عام استعمال میں جگہ نہیں پا سکی، اس لیے تفصیلیہ کی جگہ بھی رابطے کی علامت ہی لکھتے ہیں۔ مثلا کسی حکیم کا قول ہے، کولن کے بعد یہ دیکھیں وہ آگے قول آ گیا، سچ ہے، گیا وقت پھر آتا نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں جی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اب کیا فرمایا یہ آگے اس کی ایکسپلینیشن آگی، تم کسی کے معبودوں کو برا مت کہو ورنہ وہ تمہارے معبود کو برا کہیں گے۔ اس طرح سے خطبہ یا وقفے مطلق، فل سٹاپ، یہ علامت جسے انگلش میں فل سٹاپ کہتے ہیں، نقطے سے ذرا بڑی ہوتی ہے اور تحریر میں جملے کے خاتمے پر اس وقت لگائی جاتی ہے جہاں ٹھہراؤ بھرپور ہوتا ہے۔ سب سے جو بڑا وقفہ ہوتا ہے نا، بھرپور قسم کا ٹھہراؤ ہوتا ہے، اس کو میرا بیٹا ہم ختمہ بولتے ہیں، یا اس کو ہم فل سٹاپ بولتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھ لیں نیچے اس کی ایگزامپلز دی ہوئی ہیں، اگر اس کی ایگزامپلز کی اگر ہم بات کر لیں تو جب طبیعت خراب ہو تو کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہو سکتا، تو یہ فل سٹاپ ہے۔ اسی طرح سے دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور مجھے پھل بہت پسند ہے۔ اس کے بعد سوالیہ یا استفہامیہ، سائن آف انٹروگیشن، یہ علامت کسی سوالیہ جملے کے آخر میں لگائی جاتی ہے، جیسے کیا ہے، یہ کتاب کس کی ہے، آج کون سی تاریخ ہے۔ اس کے بعد ندائیہ یا فجائیہ، یہ علامت دراصل لفظ ندا کا مخفف ہے اور الف اور نون کا نقطہ ملا کر بنائی گئی ہے۔ یہ علامت وہاں استعمال کی جاتی ہے جہاں کسی کو ندا دینا یا پکارنا یا خطاب کرنا مقصود ہو۔ احمد ادھر آؤ، خدایا رحم فرما، ارے بھائی ذرا میری بات سنو۔ جب کسی بھی جذبے مثلا خوشی، خوشی، غم، حیرت یا ادب وغیرہ کا اظہار کا موقع ہو تو بھی یہی علامت استعمال ہوتی ہے۔ معاذ اللہ، اف میرے پاؤں میں سخت تکلیف ہے، وہ اور رحم اس کی امید فضول ہے۔ اس صورت میں اس علامت کو فجائیہ کہتے ہیں، اس کے لیے بھی وہی علامت استعمال ہوتی ہے جس کو ہم میرا بیٹا کیا کہہ رہے ہیں، ایکسکلیمیٹری سائن بول رہے ہیں۔
हैं। उसके बाद वावेन देख लें। वावेन मेरा बेटा इन्वर्टेड कॉमास होते हैं। जब किसी की बात को आप एज इट इज कोट करते हो तो उनको इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हो। बाप ने कहा बेटा मेहनत करो, मेहनत का फल जरूर पाओगे। अब बाप ने कहा मेरा बेटा, इसके आगे आप देख लें बेटा मेहनत करो, मेहनत का फल जरूर पाओगे। ये जिसको इंग्लिश में हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में होता है। कायदे आज़म का कॉल इत्तेहाद यकीन महकम और तंजीम हमारे लिए आज भी मिसले राह है। तो ये कायदे आज़म के कॉल में जो वर्ड्स आ गए ये इन्वर्टेड कॉमास में आ गए। इब्ने अरबी का कॉल है सफर वसीला जफर है। उसके बाद कौसैन, कौसैन जो है ये ब्रैकेट्स को बोलते हैं। इस अलामत में ऐसे वजाहती अल्फाज या जुमले लिखे जाते हैं जो लफ्ज मोतरजा या जुमला मोतरजा के तौर पर आते हैं और इन्हें हज़फ कर देने से इबारत के रब्त तसलसल में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अनवर साहब से हमारे भी पुराने ताल्लुकात थे। अब अनवर साहब मरहूम, ये देखें कि अगर हम अनवर साहब भी लिख रहे हैं मरहूम नहीं भी लिख रहे हैं तो फिक्रा ग्रामेटिकली भी करेक्ट है और मीनिंग्स भी इसके कन्वेयर है। अब दो इसी तनख्वाह में गुजारा करना होगा। अब वो जितनी भी अगर हम ना भी लिखेंगे तो मेरा बेटा ये फिक्रा जो है ये सही होगा। मेरा घर, मकान का वो हिस्सा जिसमें मेरी सुकूनत है बोसीदा हो गया, मेरा घर बोसीदा हो गया। ये बीच में ये ब्रैकेट के अंदर जो है इसकी एक्सप्लेनेशन है। इसको अगर ना भी लिखेंगे तो फिक्रे की साख्त को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद साबके और लाके, उर्दू जबान में साबकों और लाकों की अहमियत किसी बयान की मोहताज नहीं। इनकी मदद से बेशुमार नए अल्फाज बनते रहते हैं और जबान का दायरा कार वसी से वसी तर होता है। उर्दू में हिंदी, फारसी और अरबी के बीसियों साबके और लाके मुस्तामल हैं और ये अमल जारी सारी है। साबका से मुराद वो अलामत है जो नया लफ्ज या नई तरकीब बनाने के लिए किसी लफ्ज के शुरू में लगाई जाए। किसी लफ्ज के शुरू में मेरा बेटा जो नया लफ्ज लगाया जाता है उसको हम साबका बोलते हैं। और लाका से मुराद वो अलामत है जो किसी लफ्ज के आखिर में लगाई जाए। जैसे इंग्लिश में हम प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस और अफिक्सेस बोलते हैं। तो साबका शुरू में जो वर्ड लगाया जाए उसको बोलते हैं। लाका जो किसी लफ्ज के आखिर में लगाया जाए उसको बोलते हैं। मसलन खुद गर्ज, खुद शनास, खुद पसंद, खुद मुख्तार वगैरह अल्फाज में खुद जो है साबका है। इसी तरह से खतरनाक, दर्दनाक, गमनाक, खौफनाक वगैरह में नाक जो है ये लाका है। अब ये कुछ मशहूर जो साबके और लाके हैं ये दिए गए हैं। अनपढ़, अनमोल, अनजान, अनगिनत, अनथक। इसी तरह से अहले बैत, अहले नज़र, अहले कमाल, अहले कलम, अहले वतन। और ये मेरा बेटा जो कुछ साबके हैं इनको आप देखेंगे। और इसी तरह से अगर हम बात कर ले तो कुछ लाके जो है खैर अंदेश, अंदेश आ गया। ये देखिए बाद में यूज हो रहा है अंदेश, बद अंदेश, मसलत अंदेश, दूर अंदेश, गलत अंदेश, आकबत अंदेश, अंगेज, नफरत अंगेज, हैरत अंगेज, इबरत अंगेज, दर्द अंगेज, फिक्र अंगेज, ताज्जुब अंगेज और इसी तरह से हल अंगेज। ये इसके बाद आप ये देख लें कि अंदाज और अंदाजी, खलल अंदाज, दस्त अंदाज, ये हमारे पास लाके आ गए। अना, सरहाना और उसके बाद इंग्लिश्ताना, दस्ताना, मर्दाना, ओट, रुकावट। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए बनावट, लगावट, आरा, अंजुम आरा, जहाँ आरा, बज़म आरा, आलूदा। इसके बाद आप ये देखिए जी ये हमारे पास जो है ये लाके हैं। तो ये आप देख लें कि इनको आप तैयार करेंगे, साहब के जो है इनको आप तैयार करेंगे। तो ये मेरा बेटा आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने बुनियादी तौर पे डिस्कस किया। इस लेक्चर में मैं आपको स्टार्ट से अगर दिखाऊं तो हमने आज जो है वो रमूज और औकाफ को डिस्कस किया। हमने देखा भाई रम्ज के मानी क्या होते हैं, रम्ज के लुग़वी मानी क्या है, औकाफ के लुग़वी मानी क्या है, इस टर्म का क्या मतलब है और रमूज और औकाफ की डिफरेंट जो अलामात हैं उनको कब कब यूज़ किया जाता है, उन अलामात के मेरा बेटा वो जो साइंस हैं वो क्या है, उनका जो यूजेज है वो क्या है। और इसके साथ हमने उर्दू ज़बान के अंदर जो साबके और लाके हैं उनको पढ़ा। तो होप सो मेरा बेटा आपको चीज़ों की समझ आई होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल MK प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इसमें मैं आपको एक और बात बताता चलूँ बेटे कि हमारा SST जनरल, SST IT और SST बायोकेमिस्ट्री, SST मैथ फिजिक्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, वन पेपर के हवाले से असिस्टेंट है, SDO पैरा की जो जॉब्स आई है इसका जो GK वाला पोर्शन है इसके ये हमारे डिफरेंट सेशंस जो हैं ये स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप हमारा कोई भी सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप राब्ता कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल MK प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और नोटिफिकेशन बेटे तभी मिलेंगे जब आप चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन लाजमी तौर पर प्रेस करेंगे। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन
us. Get yourself registered. Thank you very much. Stay blessed. Allah Hafiz.